Very good afternoon to all the participants of this webinar. Today is 4th of July 2020 and we are doing section 139B, procedure for assessment. और ये है scheme for submission of returns through the tax return preparers. For the purpose of enabling any specified class or classes of persons in preparing and furnishing returns of income. Specified classes of persons को enable किया जा रहा है कि वो रिटर्न्स को प्रिपेयर करें और फर्निश करें. कौन सी ये स्पेसिफाइड क्लासेस हैं, ये आगे आएगा. तो जो भी वो स्पेसिफाइड क्लास है उसको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की क्लास बोलते हैं. उनको रिटर्न्स को प्रिपेयर और फर्निश करने के लिए बोर्ड ने विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 फ्रेम अ स्कीम. बोर्ड में फ्रेम अ स्कीम by notification in the official gazette, providing that such persons may furnish their returns of income through a tax return preparer authorized to act as such under the scheme. तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए कि वो एनेबल हो सकें कि वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू अपना रिटर्न को भर सकें, उसके लिए बोर्ड एक स्कीम ला सकता है जिसको वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा. और ये स्कीम विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 होगी. कहने मतलब कि 139 में जहां कहा गया है कि एसएससी खुद रिटर्न भरेगा, तो वहां पर इस स्कीम में ये होगा कि एसएससी की रिटर्न टैक्स रिटर्न प्रिपेयर तैयार करेगा और फर्निश करेगा. लोगों का रिटर्न भरने का काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं तो उनको असुविधा ना हो, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को ऑथराइज किया जाता है कि वो इस स्कीम के तहत स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए रिटर्न भरें. एवरी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर शैल असिस्ट द पर्सन्स फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम क्या है कि असिस्टेंस देने का काम. वो किसको असिस्टेंस दे रहा है? वो असिस्टेंस दे रहा है उन लोगों को जो कि अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे. इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड. किस तरह की वो असिस्टेंस दे रहा है वो स्पेसिफाइड होगा स्कीम में, जो इस सेक्शन के तहत फ्रेम की जाएगी. फ्रेम्ड अंडर दिस सेक्शन एंड अफिक्स हिज सिग्नेचर ऑन सच रिटर्न. और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ही अपना सिग्नेचर लगाएगा उस रिटर्न पे. तो चूंकि वो अपने सिग्नेचर में उसको फाइल कर सके टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसलिए स्कीम बनाना जरूरी है जिससे कि उसको रेगुलेशन हो पाए. And for the purposes of this section, tax return preparer means any individual. ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है. हालांकि 288 में जो सबसेक्शन 2 है उसमें क्लॉज 2, 3 या 4 में से वो नहीं हो सकता, not being a person referred to in these clauses, or an employee of the specified class or classes of persons. या जो specified class of persons हैं उनका एम्प्लॉई कोई हो सकता है. Who has been authorized, जिसे ऑथराइज किया गया रहा है, जिसे अधिकृत किया है गया रहा है, टू एक्ट एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, कि वो टैक्स रिटर्न बनाने वाले के तरह से काम करे, अंडर द स्कीम फ्रेम्ड अंडर दिस सेक्शन. उस स्कीम के तहत जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत बनाई गई है. तो देखते हैं कि सेक्शन 288 में, सेक्शन 288 के सेक्शन 2 में 2, 3, 4 में कौन से इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जो इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं. सो सेक्शन 288 का 2 है ये. उसमें 2 है कोई भी शेड्यूल बैंक का ऑफिसर जहां पे एसएससी का अकाउंट है, तो ये व्यक्ति उसकी रिटर्न नहीं भर सकता.
कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जो कि सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल्ड है, जैसे एडवोकेट होता है, वो नहीं भर सकता। कोई भी अकाउंटेंट इस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। कोई एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। शेड्यूल बैंक का ऑफिसर भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कोई भी है तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो सकता है। तो ये एक्सक्लूजन है क्लॉज 2, 3, 4 में। 2 में है कोई बैंक ऑफिसर जहां एसएससी का अकाउंट है, और 3 और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस का एम्प्लॉय हो सकता है जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो, और ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस क्या है, इसको डिफाइन किया गया है 3B में। तो 3B में कहा जा रहा है कि ये जो स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्संस हैं, उसका मतलब है एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो ये कंपनी नहीं हो सकती है। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन जो है कंपनी नहीं हो सकती है, और पहले कह भी दिया गया है कि इट मीन्स एन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल होगा, और अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या ऑडिट होना ज़रूरी है किसी और लॉ के तहत, भले ही 44AB में नहीं भी ज़रूरी हो। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न भरे इस एक्ट में। तो स्पेसिफाइड क्लास या क्लासेस ऑफ पर्संस का मतलब है कि वो व्यक्ति सिवाय उस कंपनी के और सिवाय उस पर्सन के, अदर देन ए कंपनी और ए पर्सन, जिसके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, या तो सेक्शन 44AB के तहत या किसी भी और लॉ के तहत जो फोर्स में है, और जिसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरे। तो ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस का जो एम्प्लॉई हो सकता है जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम कर सकता है। तो ये कौन सा एम्प्लॉई होगा? ऐसे व्यक्ति का एम्प्लॉई जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम अगर पा रहा है तो उसका ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। मतलब जो छोटे एम्प्लॉयर्स हैं, तो छोटे एम्प्लॉयर्स का कोई भी एम्प्लॉय जो है उनकी तरफ से वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो सकता है, या अगर एम्प्लॉय नहीं भी हो तो कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है। नाउ द स्कीम फ्रेम बाय द बोर्ड अंडर दिस सेक्शन में प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। जो भी स्कीम बोर्ड बनाएंगे वो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे द मैनर इन विच एंड द पीरियड फॉर विच द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर शैल बी ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 3। किस तरह से टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को ऑथराइज किया जाएगा, कितने पीरियड के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को ऑथराइज किया जाएगा सबसेक्शन 3 के तहत, कौन से उसके एजुकेशनल और या दूसरे क्वालिफिकेशंस होंगे जो उसको पोजेस करने चाहिए, एंड उसकी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दूसरी शर्तें क्या होनी चाहिए जिनको फुलफिल होना ज़रूरी है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा फुलफिल होना ज़रूरी है जो कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के रूप में काम करेगा। ये तय कर सकता है बोर्ड अपनी स्कीम के तहत। बोर्ड कोड ऑफ कंडक्ट भी बना सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के लिए, और बोर्ड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस भी तय कर सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स की, और वो परिस्थितियां तय कर सकता है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑथराइजेशन गिवन टू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर मे बी विड्रॉन। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके तहत जो ऑथराइजेशन दिया गया था वो विड्रॉ किया जा सके, और एनी अदर मैटर
which is required to be or may be specified by the scheme, जिसकी ज़रूरत है कि स्कीम में स्पेसिफाई किया जाए, और भी किसी मैटर पे भी बोर्ड तो वाइड प्रिविलेज दिया हुआ है बोर्ड को, एनी अदर मैटर कह के। और इसके बाद इसका सबसेक्शन 5 है, वो ये कहता है द स्कीम विच इज फ्रेम्ड बाय द बोर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज फ्रेम्ड। उस स्कीम को ले करना पड़ेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रत्येक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष, वाइल इट इज इन सेशन, जब वो हाउस सेशन में होगा, यानी कार्य कर रहा होगा, सत्र चल रहा होगा, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 days, कुल मिला के 30 दिन तक उसको रखना होगा प्रत्येक हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नॉर्मली जब भी कोई रूल रखा जाता है वो 30 दिन के लिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है उतने पीरियड के लिए रखा जाता है, जिससे कोई अगर ऑब्जेक्शन हो तो उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सके। 30 days में विच में बी कंप्राइज इन वन सेशन, ये 30 दिन एक सेशन में हो सकते हैं पार्लियामेंट के, या दो या उससे ज़्यादा एक के बाद एक आने वाले सक्सेसिव सेशन में हो सकते हैं। एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन अफोरसेड, और अगर आगे आने वाले सेशन के ख़त्म होने से पहले दोनों हाउसेज ये एग्री कर लें कि कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है इन द स्कीम, या दोनों हाउसेज एग्री कर लें कि स्कीम को फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए, तो द स्कीम शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म। तो वो जो स्कीम है उसके बाद केवल उस मॉडिफाइड फॉर्म में ही उसका इफेक्ट होगा, और हैव नो इफेक्ट एज द केस में भी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो तय कर लेते हैं कि वो फ्रेम ही नहीं की जाए। सो हाउएवर दैट any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done in the scheme। और इस हद तक की लेकिन बहरहाल की, सो हाउएवर दैट यानी लेकिन बहरहाल की, कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन या जो एनलमेंट किया जाता है यानी कैंसिलेशन किया जाता है स्कीम का, वो इसके पहले किए गए कार्यों को ख़त्म नहीं करेगा, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो इसके पहले कार्य कर लिए गए होंगे, विदाउट प्रेजुडिस यानी बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले। इस तरह से बोर्ड को पावर दिया गया टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम बनाने का, और उसमें बोर्ड स्कीम में ये बातें तय कर सकता है जो सब सेक्शन 4 में लिखी हुई हैं। और ख़ास बात यहाँ ये है कि कोई भी एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं 139C पर। पावर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा विद रिटर्न। बोर्ड रूल्स बना सकते हैं, द बोर्ड में मेक रूल्स, और जैसे बोर्ड रूल्स में रूल्स बनाए भी हैं, द बोर्ड में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर ए क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन्स who may not be required to furnish documents, statements, receipts, certificates, reports of audit, or any other documents which are otherwise under any other provisions of this Act except Section 139D required to be furnished along with the return, but on demand to be produced before the assessing officer। बोर्ड इस तरह का रूल बना सकते हैं कि एक क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए प्रोवाइड करते हुए कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स या रिसीट्स, सर्टिफिकेट्स, ऑडिट रिपोर्ट या दूसरे डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करेंगे जो वैसे प्रावधानों के अनुसार उनको फर्निश करने होते हैं, which are otherwise under any other provision of this Act required to be furnished except Section 139D। सिवाय सेक्शन 139D के, 139D में जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने हैं वो तो उसके बारे में उसको कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता बोर्ड के द्वारा, और जिनको रिक्वायरमेंट है फर्निश किए जाने की अलॉन्ग विद द रिटर्न के साथ, लेकिन उस स्कीम में ये प्रोवाइडेड होगा कि ऑन डिमांड वो डॉक्यूमेंट असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे जब असेसिंग ऑफिसर डिमांड। और 139C2 में ये कहा गया है कि ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न के साथ अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े,
और रिटर्न सिंपल हो. Any rule which is made under the proviso to subsection 9 of section 139 as it stood immediately before its omission by the Finance Act 2007 shall be deemed to have been made under the provisions of this section. कोई भी रूल जो कि 139(9) के प्रोवाइजो में बनाया गया था, जिसका डिलीशन हो गया था, ओमिशन हो गया था फाइनेंस एक्ट 2007, तो अगर कोई रूल 139(9) के तहत बनाया गया था जहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का मैटर आता था, तो किस कंडीशन में रिटर्न डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी. कोई रूल उस तरह से बनाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो रूल जो है इस सेक्शन के तहत बनाया गया, क्योंकि 139(9) तो डिलीट हो गया, लेकिन 139(9) का प्रोवाइड तो डिलीट हो गया, बट यहाँ पर 139(C) में प्रावधान कर दिया गया कि बोर्ड इस तरह से रूल्स बना सकते हैं कि जो क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए कि वो नहीं फर्निश करेंगे ये सारे कागज़ जो कि यहाँ मेंशन है ऊपर, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, रिसीट, सर्टिफिकेट्स, ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी और डॉक्यूमेंट नहीं फर्निश करेंगे. तो इसके बाद 139(C) हमारा ख़त्म हो गया. और एक बात यहाँ ये कही कि 139(9) जैसे आपने कहा था कि डिफेक्टिव देखा था कि डिफेक्टिव रिटर्न होता है, और डिफेक्टिव रिटर्न के लिए प्रोवाइजो में पहले था कि किस कंडीशन में वो जो डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा तो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी. तो उसके तहत अगर रूल बना दिया गया कि रिटर्न नहीं डिफेक्टिव होगी अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं लगे होंगे, तो वो जो रूल है वो ऐसे मान लिया जाएगा कि ये 139(C) के तहत बना हुआ है, हालांकि वो प्रोवाइजो जो है वो डिलीट कर दिया गया रहा है. सो लेट अस गो टू 139(D). 139(D) में बोर्ड को पावर किया गया है कि बोर्ड रूल्स बना सकता है जो कि प्रोवाइड करेगा कि क्लासेस या क्लासेस ऑफ पर्सन्स जिनको ज़रूरी होगा कि वो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही फाइल करें, और किस रूप में और किस मैनर में रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फर्निश किया जाएगा, ये भी बोर्ड रूल्स के द्वारा तय कर सकते हैं. और कौन से डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स, रिसीट, सर्टिफिकेट्स या ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि रिटर्न के साथ फर्निश नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जो रिटर्न के साथ फर्निश नहीं होंगे और असेसिंग ऑफिसर के सामने वो ऑन डिमांड प्रोड्यूस किए जाएंगे, ये भी तय कर सकता है बोर्ड. और कौन सा ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है, कौन संसाधन है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जहाँ पे वो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट की जाएगी, मतलब भेज के वहाँ पहुँचाई जाएगी, ये भी सब बोर्ड तय कर सकता है कि रिटर्न कहाँ रखी जाएगी, कहाँ से पहुँचाई जाएगी, कहाँ पहुँचाई जाएगी, और कौन से क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी है रिटर्न. तो आपने देखे थे वो रूल्स बने हुए हैं, इसके पहले भी हमने देखा था. जो 139 से रिलेटेड रूल्स है उसमें रूल्स बोर्ड ने बनाया है. तो जब भी कोई रूल बनता है उसका एम्पावरमेंट एक्ट से आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. रूल बनाने का पावर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पर भी रूल बना दिया जबकि एक्ट में नहीं दिया हुआ है. सबसे पहले एक्ट में दिया गया होगा कि इस पॉइंट पे रूल बनेगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल के द्वारा, और तब फिर उस पर रूल बनता है. 139(D) हो गया. 140 ये काफ़ी पुराना प्रावधान है, तो जिससे आप थोड़ा परिचित भी होंगे, लेकिन वेरिफिकेशन की तरफ कई बार हम लोग ध्यान नहीं भी देते हैं. कोई भी रिटर्न जो 115 WD या 139 सेक्शन के तहत फाइल की जा रही है, वो कैसे वेरीफाई की जाएगी, वेरीफाई करने का तरीका है. अगर वो इंडिविजुअल है तो वो स्वयं उसको वेरीफाई करेगा. अगर वो इंडिविजुअल एब्सेंट है इंडिया से तो या तो वो स्वयं करेगा वेरीफाई, या कोई और दूसरा पर्सन उसको वेरीफाई करेगा जो ड्यूली ऑथराइज्ड होगा उसको वेरीफाई करने के लिए, इन दिस बिहाफ, यानी उस काम के लिए. नाउ वेयर ही इज मेंटली इनकेपेसिटेटेड, जहाँ दिमागी रूप में उसकी क्षमता खत्म हो गई है अपने मामलों को अटेंड करने की,
यानी अपने मामलों का ध्यान रखने की, उस केस में उसके जो गार्जियन हैं या कोई भी दूसरा पर्सन जो कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, वो व्यक्ति उसको वेरीफाई कर सकता है। और 4 में है कि वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, किसी कारण से अगर वो वेरीफाई नहीं कर सकता किसी दूसरे कारण से, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो ड्यूली ऑथराइज्ड है वो कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ये उसको बताना पड़ेगा कि क्यों इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न। प्रोवाइडेड दैट इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 2 और 4, जहाँ वो एब्सेंट है या किसी वजह से नहीं साइन कर पा रहा, जो पर्सन वेरीफाई करेगा रिटर्न को, वो एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करना चाहिए उस इंडिविजुअल से टू डू सो, ऐसा करने के लिए, मतलब उसको वेरीफाई करने के लिए, विच शैल बी अटैच टू द रिटर्न। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इसको रिटर्न के साथ अटैच करना जरूरी होगा। ये तो इंडिविजुअल के केस में हुआ कि कैसे वेरीफाई होगा। अब अगर कोई HUF है, इन द केस ऑफ HUF ये वेरिफिकेशन कर्ता के द्वारा किया जाएगा, एंड वेयर द कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, और जहां कर्ता ही इंडिया से एब्सेंट है या वो मेंटली इनकेपेसिटेटेड है मामलों को अटेंड करने के लिए, मानसिक रूप से जो क्षमता खो चुका है मामलों को अटेंड करने की, तब उस केस में कोई भी फैमिली का एडल्ट मेंबर जो एडल्टहुड को प्राप्त कर चुका है, माइनर नहीं है, वो उसको वेरीफाई कर सकता है। लेकिन नॉर्मली तो उसको करता ही, वैसे तो करता ही उसको करेगा वेरीफाई, जब तक कि 2 सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि फैमिली का एडल्ट मेंबर करे, या तो वो करता एब्सेंट हो या फिर मानसिक रूप से उसकी क्षमता खत्म हो गई हो अपने मामलों को अटेंड करने की। उसके बाद कंपनी के केस में कौन वेरीफाई करेगा? उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई करेंगे, और वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, कोई ऐसे कारणवश जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं रिटर्न को, और वेयर देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, या जहाँ पर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, बाय एनी डायरेक्टर देयर ऑफ, उसका कोई भी डायरेक्टर उसको वेरीफाई कर सकता है, और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, या कोई और प्रेस्क्राइब पर्सन, यानी कोई रूल्स में दिया हो, ये व्यक्ति कर सकता है। तो कंपनी के लिए ये ऐड किया गया 1/4/2020 से कि कोई भी पर्सन जो प्रेस्क्राइब पर्सन है वो भी वेरीफाई कर सकता है। तो दैट मीन्स कि जहाँ प्रेस्क्राइब पर्सन है देयर विल बी अ रूल which will come for this, provided that where the company is not resident in India, अगर वो कंपनी इंडिया में रेसिडेंट नहीं है तो रिटर्न वेरीफाई की जा सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा है फ्रॉम सच कंपनी, उस कंपनी से, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इट शैल बी अटैच्ड विद द रिटर्न, उसको रिटर्न के साथ अटैच करना होगा। और इसमें कुछ शर्त भी है। where the company is being wound up, जहाँ कंपनी जो है वाउंड अप यानी खत्म की जा रही है, उसकी चाबी खत्म की जा रही है, वेदर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ ए कोर्ट, या तो कोर्ट के ऑर्डर से उसको खत्म करने के लिए, या वैसे ही खत्म की जा रही है, उसका बिजनेस बंद किया जा रहा है, और वेयर एनी पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर ऑफ एनी एसेट्स, या जहाँ पर किसी पर्सन को एसेट्स का रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया रहा है, तो ऐसे केस में जो रिटर्न है इट शैल बी वेरीफाइड बाय द लिक्विडेटर, जिसका रेफरेंस 178(1) सब सेक्शन में है। लिक्विडेटर यानी जो एसेट्स को लिक्विफाई कर देता है, जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, यानी उनको लिक्विड एसेट वो होते हैं जो इजीली बेचे जा सकते हैं, डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो केंद्र सरकार ने टेक ओवर कर लिया है,
या किसी राज्य सरकार ने टेक ओवर कर लिया है किसी भी लॉ के तहत, तो जो रिटर्न है उस कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे. वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी an application for a corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority. ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, और इस इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को ग्रहण करती है किसी कंपनी को दिवालियापन होने के रेजोल्यूशन को प्रोसेस करने के लिए. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का मतलब ये तय कर लिया गया है कि कॉर्पोरेट वो कंपनी दिवालिया हो गई है, तो उसको कैसे किस प्रोसेस से वो तय किया जाएगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन की जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत. तो ऐसे केस में जो रिटर्न है जहाँ पर उस कंपनी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, रिटर्न को वेरीफाई किया जाएगा बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है उस लॉ के तहत. एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नाम से यूज़ किए जा रहे हैं टर्म्स, दे शैल हैव द मीनिंग, उनका मीनिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से लिया जा रहा है 2016 को. ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये 2016 में आया है. और उसके बाद अगर कोई फर्म का केस है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होगा. अभी हमने देखा कि कंपनी का वेरिफिकेशन, कंपनी के रिटर्न का वेरिफिकेशन कैसे होता है. अब हम देखेंगे कि फर्म का वेरिफिकेशन कैसे होता है. इन द केस ऑफ अ फर्म बाय द मैनेजिंग पार्टनर, उसका जो भी पार्टनर है जो मैनेज कर रहा है फर्म के अफेयर्स को, वो वेरीफाई करेगा. और वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच मैनेजिंग पावर इज नॉट सच मैनेजिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न. किसी अनअवॉइडेबल कारण की वजह से अगर मैनेजिंग पार्टनर उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा, और वेयर देयर इज नो मैनेजिंग पार्टनर एज सच, और या फिर कहीं मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, तो कोई भी पार्टनर उसका जो है फर्म का जो माइनर नहीं है, नॉट बीइंग अ माइनर, उसको वेरीफाई कर सकता है. नाउ इन द केस ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है रिटर्न का. तो लिमिटेड लायबिलिटी का जो पार्टनर है, पार्टनरशिप है, उसका जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसको डेजिग्नेट किया गया है, और वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, और वेयर देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर एज सच, तो कोई भी पार्टनर उसका जो है, जैसे फर्म के केस में है वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के केस में है कि उसका जो यहाँ पे फर्म के केस में जो मैनेजिंग पार्टनर है वो करता है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में जो उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो रिटर्न को वेरीफाई करता है. और किसी वजह से अगर वो नहीं कर सकता है किसी अनअवॉइडेबल रीजन से, तो कोई भी पार्टनर कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन कर सकता है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो उस पर्पज से, वो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे पहले भी आपने देखा था. अगर लोकल अथॉरिटी का रिटर्न है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने का मतलब वो साइन करेंगे, वेरिफिकेशन के क्लॉज होते हैं उसमें. एंड इन द केस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जिसका रेफरेंस 139(4)(b) में है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऐसी पार्टी के, वेदर सच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नोन एज सेक्रेटरी और बाय एनी अदर, कई जगह पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, या कभी कोई दूसरा डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं. जो भी डेजिग्नेशन से वो बुलाए जाएं, अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पार्टी के, तो वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं. उसके बाद अगर कोई एसोसिएशन है, एओपी इसको बोलते हैं, कोई भी मेंबर उस एओपी के या उसके कोई प्रिंसिपल ऑफिसर उसको वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को.
और अगर और कोई व्यक्ति है इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन, वो पर्सन और बाय सम पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, या तो वो खुद पर्सन या फिर कोई पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए जो भी कॉम्पिटेंट है वो उसको वेरीफाई कर सकता है। तो वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी डिटेल गाइडलाइन हर तरह के पर्सन के लिए गाइडलाइन है। अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर असेसमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें बात आ रही है सेल्फ असेसमेंट की, यानी कि जहाँ असेसी सारी बातों के मद्देनज़र कैलकुलेट करता है कि कितना टैक्स उसका अभी पेड होना बाकी है, तो उसका खुद का आकलन करके वो उसको पे करेगा। Where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished, अगर किसी रिटर्न के द्वारा टैक्स पेबल होता है, जो रिटर्न इन धाराओं में फाइल होती है, 48 के रिस्पांस में भी जो फाइल हो रही है वो उसमें वो भी है, सर्च वाली रिटर्न भी है। तो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ टैक्स, इस बात को अकाउंट में लेके कि टैक्स कितना था जो ऑलरेडी पे किया जा चुका था, उसके बाद टीडीएस या कलेक्शन एट सोर्स कितना था, उसके बाद जो रिलीफ था टैक्स का, अगर कोई सेक्शन 89 में क्लेम किया गया था उसको भी ध्यान में रखते हुए, एनी रिलीफ ऑफ टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स क्लेम अंडर 90 और 91 जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है, एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम अंडर सेक्शन 90A ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेड इन एनी स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जो स्पेसिफाइड टेरिटरी इंडिया से बाहर है वहाँ अगर कोई टैक्स पेड किया हुआ उसका रिलीफ क्लेम किया जा रहा है, एंड एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ by the provisions of section 115JAA and 115JD, इन दोनों प्रावधानों में कोई भी टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ करने का क्लेम है या कोई टैक्स या इंटरेस्ट पेबल है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 191(2), तो ऐसे केस में इन बातों के मद्देनज़र द असेसी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट, असेसी लायबल हो जाता है पे करने के लिए ऐसे टैक्स को इंटरेस्ट के साथ एंड फीस के साथ जो कि फीस पेबल थी, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी प्रावधानों में जो भी फीस पेबल थी और इंटरेस्ट के साथ, और फॉर एनी डिले जो भी फीस थी फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न उसके साथ, और एनी डिफ़ॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, या कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट या डिले हुआ था एडवांस टैक्स के पेमेंट उसके संबंध में जो भी इंटरेस्ट या फी पेबल थी, तो फर्निश करने से पहले रिटर्न, बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न, उसको वो पे करना है। एंड द रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ द पेमेंट, और रिटर्न को के साथ वो प्रूफ ऑफ पेमेंट भी उसको वो देगा। खैर वो प्रूफ ऑफ पेमेंट वाली बात तो अब खत्म हो गई है। Where the amount paid by the assessee under this subsection falls short of the aggregate of the tax, interest and fee as aforesaid, जो भी assessee ने अमाउंट पे किया है वो अगर टैक्स, इंटरेस्ट और फी जो रिटर्न में दिखाया जा रहा है उससे कम है, द अमाउंट सो पेड शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फी पेबल, सबसे पहले जो भी राशि पे की गई थी वो फीस में एडजस्ट होगी, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद वो इंटरेस्ट पेबल में एडजस्ट होगी एज अफोरसेड, जैसे ऊपर कहा गया है, एंड द बैलेंस इफ एनी शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द टैक्स पेबल, जो बाकी बचा हुआ है वो टैक्स पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए, पहले फीस फिर इंटरेस्ट फिर टैक्स, ये प्राथमिकता से वो होगा। नाउ 1A, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 जो इंटरेस्ट पेबल है अंडर सेक्शन 234A शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 यानी हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंप्यूट करना, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंप्यूट करने के लिए पहले क्या करना होगा
कि interest payable under section 234A shall be computed on the amount of tax on the total income, जो कि टोटल इनकम डिक्लेयर की गई थी रिटर्न में, उसके हिसाब से एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स. जब उस टैक्स में से हम एडवांस टैक्स कम करते हैं और टीडीएस कम करते हैं या टीसीएस कम करते हैं या कोई 89 का रिलीफ कम करते हैं या 1991 का रिलीफ कम करते हैं या कोई 90A का रिलीफ करते हैं, कम करते हैं, या कोई भी क्रेडिट जो है जो जिसका सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ 115JAA या 115JD, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद जो इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 115WK कंप्यूट करना होगा. इट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स जो रिटर्न में डिक्लेयर किए गए थे एज रिड्यूस बाय द एडवांस टैक्स पेड इफ एनी. और उसके बाद क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 जो इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234B है उसको कंप्यूट किया जाएगा किस राशि पे, ऑन एन अमाउंट इक्वल टू द असेस टैक्स, जितना भी असेस टैक्स है उस पर किया जाएगा, और एज द केस में भी ऑन द अमाउंट बाय विच द एडवांस टैक्स पेड फॉल शॉर्ट ऑफ द असेस टैक्स. या अगर एडवांस टैक्स भी पे किया गया तो जितना असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स जो फिगर आती है, the amount by which the advance tax is falling short of the assess tax, that will be the self-assessment tax. Now, assess tax means the tax. Assess tax word को define किया जा रहा है. यहाँ पे लिखा है fall short of the assess tax. Assess tax means a tax on the total income as declared in the return. ये assess tax का मतलब ये नहीं कि assessing officer इसको तय कर रहा है. जो भी रिटर्न में इनकम है उस पर जो टैक्स आता है दैट इज द असेस टैक्स, यानी इसका जो असेसमेंट है असेसी ने खुद किया है एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ द टीडीएस, और उसमें से टीडीएस माइनस किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन चैप्टर 16. तो असेस टैक्स का मतलब ये है कि जो भी रिटर्न डिक्लेयर में टोटल इनकम डिक्लेयर किया गया उसमें टैक्स निकाला जाएगा, उसमें से माइनस किया जाएगा टीडीएस एंड माइनस किया जाएगा रिलीफ ऑफ टैक्स, जो भी रिबेट और रिलीफ टैक्स के हैं वो सब माइनस किए जाएंगे. उसके बाद वो उस माइनस करने के बाद असेस टैक्स आ जाएगा. नाउ इफ एनी असेसी फेल्स टू पे, सॉरी आफ्टर रेगुलर असेसमेंट, अगर एक बार रेगुलर असेसमेंट हो जाता है धाराओं के तहत या कोई 153A का जो सर्च असेसमेंट है वो हो जाता है, हैज़ बीन मेड, वो कर दिया गया रहा है, एनी अमाउंट पेड अंडर सबसेक्शन 1, कोई भी राशि जो कि सबसेक्शन 1 के द्वारा पे की गई है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टुवर्ड्स सच रेगुलर असेसमेंट, वो ये मान लिया जाएगा कि वो उस रेगुलर असेसमेंट की के लिए पे की गई है. यानी एक बार रेगुलर असेसमेंट हो गया तो कोई भी राशि जो पे की जाती है सबसेक्शन 1 में, यानी जो सेल्फ असेसमेंट की राशि है, वो इसके बारे में ये माना जाएगा कि वो रेगुलर असेसमेंट के लिए उसको पे किया जा रहा है. यानी रेगुलर असेसमेंट में कोई जो भी डिमांड आई थी उसके अगेंस्ट उसको पे किया जा रहा है. इफ एन असेसी फेल्स टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स, असेसी अगर ऐसा टैक्स पे करने में फेल हो जाता है, इंटरेस्ट और फी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, या इंटरेस्ट या फी पे करने में फेल कर जाता है, ही शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज विच ही मे इनकर बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट. तो उसको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट और फी विच इज रिमेनिंग अनपेड, जो बची हुई है पे करने के लिए, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली. इस एक्ट के सारे प्रावधान अकॉर्डिंगली अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे. तो जो सेल्फ असेसमेंट नहीं देगा तो डीम्ड टू असेसी इन डिफॉल्ट. The provisions of this section as they stood immediately before their amendment in 87 shall apply to and in relation to the assessment year commencing on 1st April 88 or any earlier. पुराने ईयर्स के लिए
जो पुराना लॉ था वो एप्लीकेबल होगा। ये बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्लियर की जा रही है। तो इससे 140A का हमारा जो सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्रोविजनल असेसमेंट विच इज़ ऑलरेडी डिलीटेड। वी आर कमिंग टू इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, और उसमें अब हमारा जो सेक्शन आ रहा है विच इज़ 142, इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे कि इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट में। और ये जो सेक्शन है 142, इसका जो सब्जेक्ट लाइन है दैट इज इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट से पहले की इंक्वायरी। और सबसे पहली लाइन में सबसेक्शन 1 में कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट, यानी पहले एक डिसीजन ले लिया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कि उसको असेसमेंट करना है इनकम का। असेसमेंट करने के लिए उस पर्पज से असेसिंग ऑफिसर सर्व कर सकता है ऑन एनी पर्सन हु हैज मेड अ रिटर्न, जिसने रिटर्न भरा है 115WD में या सेक्शन 139 में, और in whose case the time allowed under subsection 139(1) for furnishing return has expired। या तो उसने भर दिया या 139(1) में जो टाइम अलाउड था, इसको ड्यू डेट भी कहते हैं, वो एक्सपायर हो गया है, और उसको सर्व करेगा विथ अ नोटिस, सर्व ऑन एनी पर्सन, उस पर्सन पे सर्व करेगा अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम ऑन अ डेट टू बी देयर इन स्पेसिफाइड। तो उसको ज़रूरी करते हुए, रिक्वायरिंग हिम यानी उसके लिए ज़रूरी करते हुए कि जो डेट उसमें स्पेसिफाइड है नोटिस में, उस डेट पर उसको क्या क्या करना है। लेट अस सी। सबसे पहले जहां पर उस पर्सन ने रिटर्न नहीं भरा, नॉट मेड अ रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, और बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, to furnish a return of his income where such person has not made a return within the time allowed under subsection 1 of section 139, or before the end of the relevant assessment year, या असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले भी उसने रिटर्न नहीं भरा, तो नोटिस में क्या कहा जाएगा कि आप एक रिटर्न भरिए। टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम, will be given a notice to furnish a return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable। अगर वो किसी और के लिए असेसेबल है तो उसकी रिटर्न अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत वो भरे, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में और वेरीफाइड एंड प्रिस्क्राइब मैनर भरे, और सेटिंग फोर सच अदर पर्टिकुलर में प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर देते हुए भरे, बशर्ते ये कि जहाँ पर भी कोई नोटिस सर्व किया जा रहा है where any notice has been served under this subsection for the purposes of this clause, इस क्लॉज के पर्पज से, यानी क्लॉज जो 1 है उसके पर्पज से, आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर commencing on or after 1st day of April 90, to a person who has not made a return within the time allowed under subsection 1 of 139 or before the end of the relevant assessment year, any such notice issued to him shall be deemed to have been served in accordance with the provisions of this section। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि जहाँ पर भी कोई अगर नोटिस सर्व किया जाता है इस सबसेक्शन के तहत, इस क्लॉज के पर्पज से, यानी कि रिटर्न भरवाने के पर्पज से, और ये नोटिस दिया जाता है कब, आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद नोटिस दिया जाता है, जो कि कमेंस हुआ था 1 अप्रैल 90 या उसके बाद, यानी जो असेसमेंट ईयर 1991 या उसके बाद का असेसमेंट ईयर है।
उस असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद नोटिस सर्व किया जाता है इस सबसेक्शन में ऐसे व्यक्ति को जिसने कि रिटर्न नहीं भरा टाइम अलाउड में, या फिर 139(1) सेक्शन के तहत, या फिर बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो ऐसा कोई भी नोटिस जो होगा, कोई भी ऐसा नोटिस, एनी सच नोटिस इशू टू हिम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो मान लिया जाएगा कि वो नोटिस जो है वो इस सबसेक्शन के, यानी कि ये जो सबसेक्शन 1 है, इस सबसेक्शन के तहत वो सर्व हुआ है। तो वैसे वो नोटिस इस क्लॉज में सर्व हुआ है, ये मान लिया जाएगा कि इस सबसेक्शन में सर्व हुआ है। इसी सबसेक्शन में वो सर्व हुआ है नोटिस, इस क्लॉज के पर्पज से अगर सर्व हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि भले ही वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद सर्व हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि शुरू हुआ है 1991 के बाद। तो बेसिकली क्या है कि 1991 ऑनवर्ड्स जो भी नोटिस दिया जा रहा है इस तरह से, वो उसको ये बताया जा रहा है कि वो इस सेक्शन से, इस सबसेक्शन से रिलेटेड नोटिस है। और वो नोटिस दिया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को जिसने रिटर्न भरा नहीं था टाइम अलाउड के अंतर्गत। तो भले ही वो नोटिस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद दिया गया, लेकिन ये माना जाएगा कि वो नोटिस इस सबसेक्शन के अंदर दिया गया है। उसके बाद नोटिस दिया जा सकता है टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट असेसिंग ऑफिसर में रिक्वायर। ये सारे जो नोटिस हैं असेसमेंट करने के पर्पज से दिए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली लाइन है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट। तो अगर असेसमेंट करने के पर्पज से नोटिस दिया जाता है कि आप रिटर्न भरिए, और रिटर्न भरा जाता है, देन असेसमेंट भी करना है, बिकॉज पर्पज वही था नोटिस देने का कि असेसमेंट किया जाएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स को मंगाने के लिए, प्रोड्यूस करवाने के लिए भी नोटिस दिया जा सकता है, 142(1)(2) का नोटिस, या टू फर्निश इन राइटिंग एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए जो प्रिस्क्राइब मैनर में वेरीफाइड हो, और जो ऐसे फॉर्म में दी जाए या ऐसे पॉइंट्स और मैटर्स पे दिया जाए जो कि असेसिंग ऑफिसर जरूरी कर रहे हों, और उसमें स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ भी हो सकता है एसएससी का, भले ही वो चीज़ अकाउंट्स में इंक्लूड किया गया हो चाहे ना किया गया हो, फिर भी ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है एसएससी से कि भले ही उसने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें एसेट्स या लायबिलिटी का अकाउंट उसने बनाया कि नहीं बनाया, उसने भले ही नहीं बनाया लेकिन फिर भी उससे एसेट्स या लायबिलिटीज़ का अकाउंट वहाँ पे मांगा जा सकता है। मतलब स्क्रूटनी जब चल रही है, असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट के दौरान किसी भी एसएससी से कहा जा सकता है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अकाउंट दीजिए, और कोई भी कागज़ भी प्रोड्यूस किया जा सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन जो वेरीफाई करके प्रॉपर वे में जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उसका उस तरह से दिया मंगवाया जा सकता है, उससे प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, फर्निश करवाई जा सकती है इंफॉर्मेशन, और रिटर्न भी भरवाया जा सकता है, बशर्ते कि जो प्रीवियस अप्रूवल है जॉइंट कमिश्नर का वो ऑब्टेन करना होगा इसके पहले कि एसएससी को हम ये जरूरी करें, बिफोर रिक्वायरिंग द एसएससी टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स। तो ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट अगर मांगा जाएगा तो इसके लिए जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना होगा। और असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट require the production of any accounts relating to a period more than 3 years prior to the previous year। असेसिंग ऑफिसर जो है प्रीवियस ईयर से 3 साल पहले के अकाउंट्स के पिछले साल वाले अकाउंट का प्रोडक्शन नहीं करवा सकते हैं। प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 3 सालों का ही अकाउंट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और लॉस ऑफ एनी पर्सन, जहाँ पर पर्पज ये है कि किसी की इनकम या लॉस का पूरा इंफॉर्मेशन लिया जाए, तो द असेसिंग ऑफिसर मे मेक सच इंक्वायरी एज इट कंसर्न्स। असेसिंग ऑफिसर वो सारी इंक्वायरी कर सकता है इनकम का या लॉस पता लगाने के लिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए असेसिंग ऑफिसर जो चाहे इंक्वायरी मे मेक सच इंक्वायरी एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। तो जब भी कोई इंक्वायरी करेगा तो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी ही कैन समन एनी पर्सन एंड मेक द इंक्वायरी। ही कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन, 133 का प्रयोग कर सकता है। 133C में जो आ रही है इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस कर सकता है। तो पर्पज असेसिंग ऑफिसर का अगर ये है कि उसको फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी, तो असेसिंग ऑफिसर जो नेसेसरी समझता है वो इंक्वायरी कर सकता है। और उस इंक्वायरी करने के लिए जो भी उसके पास पावर्स हैं दूसरे सेक्शंस में इनकम टैक्स एक्ट को यूज कर सकता है। इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम, अगर कोई प्रोसीडिंग उसके समक्ष चल रही है, तो असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कि अकाउंट्स का नेचर क्या है, अकाउंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, और अकाउंट्स के करेक्टनेस के बारे में डाउट्स कैसे हैं, सॉरी, अगर वो डाउट करता है, अगर वो संदेह करता है कि अकाउंट्स करेक्ट नहीं होंगे, और ट्रांजैक्शंस की मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए इन द अकाउंट्स की कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या बिजनेस का नेचर अगर स्पेशलाइज्ड बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, और रेवेन्यू के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अगर असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू डू, ये ऐसा करना ज़रूरी है, तो वो प्रीवियस अप्रूवल ले सकते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का, या CCIT का, या PCIT का, या CIT का, और प्रीवियस अप्रूवल लेके यू कैन डायरेक्ट द असेसी टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। और असेसी को डायरेक्शन दे सकते हैं अप्रूवल लेने के बाद कि वो असेसी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए बाय एन अकाउंटेंट, किसी भी अकाउंटेंट से जिसको कि 288(2) में डिफाइन किया गया रहा है। और ये जो अकाउंटेंट है इसको नॉमिनेट किया जाएगा PCCIT के द्वारा, या CCIT या PCIT के द्वारा, या CIT के द्वारा ऐसे ऑडिट करने के लिए इन दिस बिहाफ, और इसको डायरेक्ट किया जाएगा टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म which will be duly signed and verified by such accountant, and it will set forth such particulars as may be prescribed, and और भी दूसरे जो particulars हैं जो असेसिंग ऑफिसर जरूरी करेंगे वो particulars भी उस ऑडिट रिपोर्ट में दिया जाएगा। खासतौर पे ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि such other particulars as the assessing officer may require. So provided that the assessing officer shall not direct the assessee to get the accounts so audited unless the assessee has been given a reasonable opportunity of, तो assessee को एक reasonable opportunity of being heard देनी पड़ेगी assessee के को डायरेक्शन देने से पहले कि वो इन अकाउंट्स को ऑडिट कराए, क्योंकि भले ही यहाँ पर कमिश्नर का अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन assessee को भी अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एक ओपिनियन बनाया है, कोई बिलीफ पैदा नहीं किया। यहाँ पर केवल एक ओपिनियन की बात है। तो ओपिनियन था असेसिंग ऑफिसर का कि ओपिनियन क्या था कि ऑडिट कराना ज़रूरी है, जिससे ऑडिट से ठीक से चेक होगा। क्यों ओपिनियन ऐसा पैदा हो गया? क्योंकि अकाउंट्स का नेचर बहुत, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई थी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा था, और अकाउंट्स की करेक्टनेस के बारे में असेसिंग ऑफिसर को डाउट था। तो डाउट को व्यक्त करते हुए, क्यों डाउट है, ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स, या बिजनेस एक्टिविटी ही इतनी स्पेशलाइज नेचर की थी असेसी की, और रेवेन्यू के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए
असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन पे अगर पहुँचे हैं, इस मत पे पहुँचे हैं कि अकाउंट्स को ऑडिट कराना ज़रूरी है, तो कमिश्नर के अप्रूवल लेके और एसएससी को अपॉर्चुनिटी देने के बाद, पहले वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका जवाब आएगा। उसके बाद अगर वो फिर भी ज़रूरी समझते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, तो ही कैन रूट दैट मैटर टू दी कमिश्नर, और उस प्रकार से जब वो कमिश्नर से अप्रूवल ले लेंगे तो तब वो फिर उसको ऑडिट करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। और सबसेक्शन 2B में कहा है कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। भले अकाउंट्स किसी और लॉ में ऑडिट हो चुके हों, लेकिन फिर भी ये सबसेक्शन 2A के प्रावधान वहाँ लागू होंगे। ये भी हो सकता है कोई और इनकम टैक्स वाले से ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसने ऑडिट करा लिया हो, उसके बावजूद दोबारा ऑडिट के लिए भेजा जा सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि ऑडिट कराना ज़रूरी है। Provided that the assessing officer may so motu or an application made in this behalf by the assessee, and for any good and sufficient reasons extend the set period by such further period. और क्योंकि रिपोर्ट जो है वो फर्निश की जाएगी एसएससी के द्वारा उस पीरियड में जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा, और असेसिंग ऑफिसर सो मोटो खुद ब खुद या फिर एप्लीकेशन आने पे एसएससी की तरफ से वो ये कह सकते हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 180 दिन उस तारीख से जब वो डायरेक्शन दिया गया था, जब वो डायरेक्शन रिसीव किया था एसएससी ने, वहाँ से 180 दिन के बियॉन्ड इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। So the expenses of an incidental to any audit under subsection 2A, including the remuneration of the accountant, shall be determined by the principal chief commissioner. जो भी खर्चे होंगे ऑडिट के, उस ऑडिट के खर्चे एक्सपेंसेस ऑफ द ऑडिट या एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू द ऑडिट जो कनेक्टेड है उससे, जो डायरेक्शन लिए हुए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे ऑडिट के नहीं है, थोड़ा इंसिडेंटल है, तो जो खर्चे होंगे वो, और साथ साथ जो अकाउंटेंट को रिम्यूनरेशन भी दिया जाएगा, वो सब कौन तय करेगा? इट शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द पीसीसीआईटी, सीआईटी और पीसीआईटी सीआईटी। जो डिटर्मिनेशन बिल्कुल फाइनल होगा और ये एसएससी को पे किया जाएगा, सॉरी एसएससी के द्वारा पे किया जाएगा, और जब अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है ऐसा पेमेंट में तो ये रिकवरेबल होगा उस एसएससी से, जैसा कि चैप्टर 17D में रिकवरी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत रिकवरेबल होता है, तो उसके अनुसार ये भी रिकवरेबल होगा। जो भी फीस तय की गई थी या जो खर्चे तय किए गए थे, और खर्चे दोनों तरह के होंगे, ऑडिट के खर्चे और ऑडिट के इंसिडेंटल खर्चे। और provided that where any direction for audit under subsection 2A is issued by the assessing officer on or after 1st day of June 2007, अगर 1 जून 2007 के बाद ऐसा कोई डायरेक्शन इशू किया जाता है तो जो एक्सपेंसेस होंगे या इंसिडेंटल होंगे ऑडिट के लिए वो डिटर्मिन किए जाएंगे बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद सच गाइडलाइंस। तो 1 जून 2007 के बाद ये कर दिया गया, ये खर्चे डिटर्मिन करने के लिए गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, और जो खर्चे तय किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। यानी पहले ये एसएससी पे कर रहा था, लेकिन 1 जून 2007 के बाद ये जो खर्चा है ऑडिट कराने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। और assessee shall, except where the assessment is made under section 144, be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of any inquiry under subsection 2. अगर असेसिंग ऑफिसर कोई इंक्वायरी करते हैं सबसेक्शन 2 में, जो यहाँ लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 2 में ये बात आ रही थी कि पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जैसे कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आती है, असेसी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, वो इतने लाख रुपए की है, अब जो है आप रिटर्न में देखते हैं है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या करेंगे?
असेसी ने मान लीजिए रिटर्न नहीं भरा, तो आप असेसमेंट शुरू कर देंगे क्या, या फिर पहले फुल इंफॉर्मेशन लेंगे इनकम या लॉस का? तो यदि आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एज असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन के इनकम या लॉस के रिस्पेक्ट में, तो असेसिंग ऑफिसर कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं जो वो ज़रूरी समझे। इंक्वायरी करने के लिए जो पावर्स हैं उनके पास वो यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के पावर्स हैं, समन करने के पावर्स हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इंक्वायरी वो कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि असेसी सिवाय जहाँ पर असेसमेंट 144 सेक्शन में हो रहा है, यानी जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, जहाँ पे असेसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, असेसी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 144 में जहाँ हो रहा है वहाँ तो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, असेसी आ ही नहीं रहा। लेकिन 144 में नहीं हो रहा है तो वहाँ पे असेसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और बीइंग हर्ड। असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ये जो दी जा रही है, ये 142(3) के तहत वाली अपॉर्चुनिटी कही जाएगी कि ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एसएससी को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मटेरियल गैदर्ड, जो भी मटेरियल गैदर किया गया होगा, जो भी इंक्वायरी की गई है अंडर सबसेक्शन 2, या जो भी ऑडिट करवाया गया है सबसेक्शन 2 में, एंड प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पसेस ऑफ द, और जो भी ऑडिट, जो भी इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई है, मटेरियल जो गैदर किया गया है, उस मटेरियल पे के आधार पे जिस मटेरियल के लिए ये प्रस्तावित है कि उसको यूटिलाइज किया जाएगा, एंड प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ द असेसमेंट, असेसमेंट के पर्पस से यूटिलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए असेसमेंट के पर्पस से यूटिलाइज करने से पहले ये अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है असेसी को। क्या पता जो आपकी इंक्वायरी है वो गलत थी और ज़बरदस्ती की प्रोसीडिंग असेसी पे थोपी जा रही है। तो अगर इंक्वायरी करके ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बावजूद भी एक अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है इसके पहले कि असेसमेंट किया जाए। तो ये स्टेज 148 के भी पहले की स्टेज है। अगर टाइम निकल गया तो आप 148 लेना चाहेंगे, टाइम नहीं निकला स्कूटनी में लेना चाहेंगे। मान लो टाइम निकल गया तो क्या करेंगे? स्कूटनी में भी लेने से पहले आप एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है। और उसके बाद सबसेक्शन 4 है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एज लिस्टेड इमीडिएटली बिफोर देयर अमेंडमेंट बाय 87 shall apply to in relation to assessment or assessment year commencing on the 1st April 88, या उसके पहले के असेसमेंट ईयर पर भी लागू होता है। और जब सेक्शन के लिए रेफरेंस आया है, एंड रेफरेंसेस टू इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो रेफरेंस आया टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंसेस टू दोज प्रोविजंस एज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एप्लीकेबल टू द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब कि इस अमेंडमेंट के आने से पहले के जो प्रावधान है तो वो प्रावधान लागू होंगे पुराने मैटर्स पे। जिस साल का जो प्रावधान है वो उस साल के लिए लागू होता है, ये बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसेक्शन 2 की जो इंक्वायरी है दैट इज़ फॉर ऑब्टेनिंग फुल इन्फॉर्मेशन। फुल इन्फॉर्मेशन, जहाँ आपके पास पार्ट इन्फॉर्मेशन आई है, अब आप फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसका आप अपॉर्चुनिटी देंगे असेसी को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, इसके पहले कि आप उसको असेसमेंट कर दें। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है 142(3) में, बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल गैदर्ड एंड प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड। तो आप लिखेंगे कि ये मटेरियल हमको मिला है, ये मैं असेसमेंट में यूज़ करूँगा, आप बताइए आपको क्या कहना है, जिससे असेसी अपना
जवाब वहीं देके हो सकता है, तो असेसमेंट प्रोसीजर्स को, डिटेल्ड असेसमेंट प्रोसीजर अवॉइड भी कर सकता है। और 142(1) बहुत क्लियर है। 142(1) में जब हम कह रहे हैं एसएससी को रिटर्न भरो, तो हम उसका असेसमेंट करना चाहते हैं। 142(1)(2) में हम कह रहे हैं बुक्स प्रोड्यूस करो, तो वो भी हम असेसमेंट करने के लिए कह रहे हैं, यानी असेसमेंट के दौरान ही हम उसको कहेंगे। और जहाँ हम उसको कह रहे हैं कि आप अपना इंफॉर्मेशन दीजिए फलाने फलाने पॉइंट्स पे, तो वो भी हम जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उस रूप में या उन पॉइंट्स और मैटर्स पे, वो इन्फॉर्मेशन भी हम उससे प्रोसीडिंग के दौरान मांग रहे हैं, मेरा असेसमेंट के पर्पज से मांग रहे हैं, क्योंकि हमें असेसमेंट करना है। ये डिसीजन लिया जा चुका है हमारे द्वारा कि हमको असेसमेंट करना है। तो ये जो रिटर्न मंगाने की पावर है, किसी ने रिटर्न नहीं भरा, तो ऑब्वियस बात है कि रिटर्न नहीं भर रहा तो उसका असेसमेंट करना है, क्योंकि जो रिटर्न उसने टाइम से भरा नहीं। अब आप चाहें तो आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो रिटर्न मंगाने से पहले 142(1)(1) में इट हैज़ टू बी मेड क्लियर और इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड कि नाउ वी वांट टू मेक एन असेसमेंट बिकॉज दिस पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न। तो असेसमेंट करने का डिसीजन पहले लिया जाएगा। मान लीजिए कि असेसमेंट करने का टाइम निकल गया, तब आप उसको क्या कहेंगे? तो असेसमेंट करने का टाइम निकल गया, असेसमेंट ईयर के बाद भी आप नोटिस दे रहे हैं, तो आप उससे रिटर्न मंगवा सकते हैं। रिटर्न मंगवा लिया आपने, यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी अगर आप उसको नोटिस देते हैं तो भी आप उससे रिटर्न मंगा सकते हैं। रिटर्न आ गई, वो इन्फॉर्मेशन है, अब उस इन्फॉर्मेशन पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो 148 ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट और नॉट। तो इसलिए जहाँ पे ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो है इसका 142(1)(1) में कहा जा रहा है कि जहाँ भी कोई नोटिस सर्व किया गया रहा है इस सबसेक्शन में, इस क्लॉज के पर्पज से, यानी 1 के पर्पज से रिटर्न भरने के लिए नोटिस का दिया गया है, और ये नोटिस आफ्टर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर दिया गया है, जो कि 90-91 के बाद से, यानी ये जो प्रोवाइजो आया है ये 90-91 से आया है। और उस प्रोवाइजो में कहा गया है कि 90-91 ऑनवर्ड्स अगर ये नोटिस दिया जाता है, ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसने रिटर्न नहीं भरा था, जो भी टाइम अलाउड था, या उसने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत तक भी नहीं भरा, और नोटिस जो है आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर भी अगर दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा नोटिस जो है जो इशू किया जा रहा है, वो ये मान के चला जाएगा शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, कि वो इस सबसेक्शन के प्रावधानों के अनुसार सर्व हुआ है उसको। तो एक बार सर्व होता है तो जहाँ पे टाइम कंप्लीट भी हो गया, तो उससे आप रिटर्न तो मंगा ही सकते हैं, और जब आप रिटर्न मंगाते हैं तो उसको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, अपना टैक्स पे करके देना होगा। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक ही रिटर्न भरी जा सकती है, तो उसके बाद भरने के लिए नोटिस भी दिया जा सकता है, और जिससे उस नोटिस के तहत रिटर्न भर जाएगी और टैक्स उसका पे हो जाएगा पूरा, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उस पर लग जाएगा, फीस वगैरह जो है उसके ऊपर लग जाएगी। उसके बावजूद जो रिटर्न वो फाइल करता है उसके आधार पे अगर आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं कोई इनकम एस्केप कर रही है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं उस रिटर्न, वो जो रिटर्न आया है, क्योंकि वो रिटर्न एक वैलिड रिटर्न है जो कि इस नोटिस को सर्व करने से दिया गया, तो उस पर इंक्वायरी की जा सकती है, और इंक्वायरी करके और उसको असेसमेंट अगर उसका करना है, तो अगर असेसमेंट का टाइम निकल गया स्क्रूटनी करने का, तो देन इन दैट केस आप उसमें 148 का प्रावधान अवेल कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड देयर इज अ रीज़न टू बिलीव कि इनकम हैज़ एस्केप्ड, यू शुड हैव प्रॉपर मटेरियल फॉर दैट। और मटेरियल अगर आपके पास आएगा देन यू कैन गिव द अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी फर्स्ट बिफोर द मटेरियल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट। बिफोर द मटेरियल इज यूज फॉर असेसमेंट, एसएससी को अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है।
जो कि 142(3) में कहा जा रहा है कि जो असेसी है shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of an inquiry. जो 142(2) की जो इंक्वायरी की जा रही है, उस इंक्वायरी के तहत अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन आती है तो 142(2) में आप और फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने के लिए। और उसके बाद ही आप, अगर आपको रीजन टू बिलीव पैदा हो जाता है आपका, तो आप सीधे 147 का एक तो रास्ता आपके पास है। लेकिन जहां पर ये कह दिया गया है कि असेसमेंट के पहले आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, तो आप 147 का रास्ता तब तक नहीं अख्तियार कर सकते हैं जब तक आप 142(3) में असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे दें उस मटेरियल के रिस्पेक्ट में जो कि आपने 142(2) के तहत इंक्वायरी करके गैदर किया। So with that we come to the end of section 142 and the end of this lecture.